Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3, Block 3, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in 3 parts. Today we are going to start with first part. जो हमारा यूनिट का टॉपिक है वो है साइकोडायनामिक कपल थेरेपी. सो नाम से ही पता चल रहा है कपल्स के लिए है ये थेरेपी. सो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें. अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में देखते हैं तो चाहे वो मैरिज है या कोई ऐसी सीरियस रिलेशनशिप है, उसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे. रिश्तों को संभालना, रिश्तों को मेंटेन करना, रिश्तों में जो डिस्टर्बेंस आया उसको फिर से बैलेंस मोड में लाना, ये थेरेपिस्ट कर सकते हैं. अब क्या कौन सी थेरेपीज़ हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस यूनिट में देखेंगे. थेरेपीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या कपल काउंसलिंग में कपल्स को ही साथ में लिया जाता है या इंडिविजुअली भी हम सेशंस लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. जब भी कपल्स मैरिज में या फैमिली थेरेपिस्ट के पास आते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकते हैं. एंड उसमें जो थेरेपिस्ट का वर्क होता है वो क्या होता है वो हम पहले जानेंगे. जैसे कि उनका काम होता है कि उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना, उनमें ट्रस्ट को फिर से रीस्टोर करना, उनकी जो ट्रू इंटीमेसी है उसको फिर से इंक्रीज़ कर देना, वो चीज़ें थेरेपिस्ट के अंडर आती हैं. जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जब भी डेवलप होती हैं, हमने ये देखा है कि कपल काउंसलिंग के टाइम पे कोई ना कोई ट्रांजिशन हो रहा होता है जिस वजह से ये इश्यूज आते हैं. अब ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मतलब लाइफ में कोई मेजर चेंज आ जाना. मे बी फैमिली मेम्बर्स का शिफ्टिंग होना, या फैमिली मेम्बर्स का एड ऑन हो जाना, या कुछ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाना, या चाइल्ड का फैमिली में ऐड हो जाना, या ग्रैंड पेरेंट्स का आना जाना किसी तरह से, या कोई रिलेशनशिप का एंड होना. इन सारे रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, इनमें काउंसलर का रोल होता है. काउंसलर वहाँ पे हेल्प कर सकता है कपल्स को कैसे वो आगे प्रोसीड करें, और मैरिज को सेव करवा सकता है. अगर किसी का डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स से कैसे कोप अप किया जाए वो भी काउंसलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हेल्प करना कि वो किस तरह से इंसान को कोप करने में हेल्प करें. या फिर कोई और किसी और तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, इनफिडेलिटी जिसे हम कहते हैं, या कोई और चीज़ें आपको दिखे जहाँ पे अब्यूज़, वायलेंस, ये वाली चीज़ें भी हो रही हैं रिश्तों में. उसके ऊपर भी थेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है क्लाइंट की. इसमें जो अप्रोचेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो है साइकोडायनामिक अप्रोच, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच. आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कपल्स थेरेपी. कपल्स थेरेपी जो है इसको हम मैरिज काउंसलिंग भी कहते हैं, मैरिटल थेरेपी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके. बट समझ तो आ ही जाता है कि ये बात किस चीज़ की जा रही है. जो कपल्स थेरेपी होती है उसका मेन फोकस क्या होता है कि रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में है उनमें जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उस पर फोकस करना है. एंड कभी कभी ना ये भी होता है कि प्रॉब्लम किसी दोनों पार्टनर में से किसी एक में होती है, और और वो सिम्टम्स भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में देखने के लिए मिल रहे होते हैं. एंड कभी कभी ये भी होता है कि पूरी रिलेशनशिप में ही कॉन्फ्लिक्ट है. कैसे किस तरह से जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, ये भी हो सकता है कि जो कपल हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन की स्टाइल है वो ठीक नहीं है. कॉन्स्टेंटली वो आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं, या हो सकता है कि एक पार्टनर ऐसा है जो डिप्रेस रहता है, या एंग्री रहता है, या एंग्शियस रहता है. वो सारी चीज़ों को नोटिस करना ज़रूरी है व्हेन एवर दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. उनको टेम्पर कंट्रोल करना नहीं आ रहा, इस वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, और सिर्फ उनके ही नहीं बाकी लोगों के रिश्तों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से. ये वाली चीज़ें हमें नोट करनी होती है. अ, फिर और हम इन कपल थेरेपी में क्या देखते हैं, इन कपल थेरेपीज़ में हम ये भी देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो हेल्प कर सकता है सिर्फ पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करने में नहीं कि क्या कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है,
रिलेशनशिप में, बट ये भी डिसाइड करने में हेल्प कर सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लाने हैं जिस वजह से उनके जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो कैसे ठीक हो जाएं, या कौन सा बिहेवियर एक पार्टनर चेंज कर ले या दोनों पार्टनर्स चेंज कर ले जिसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छी होने लगे। सो जो इनका रिलेशनशिप में इंटरेक्शन है वो किस तरह का है वो नोटिस करना पड़ेगा सबसे पहला। सो कभी कभी ये भी होता है कि एक पार्टनर तो चेंज होना चाहता है लेकिन दूसरा नहीं चेंज होना चाहता है। सो उस टाइम पे फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक और थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, जो दोनों थेरेपिस्ट बैठ के फिर एक पार्टनर को एक समझाएगा, दूसरे पार्टनर को दूसरा समझाएगा, या फिर जो मैरिड थेरेपिस्ट कपल है वो भी एक मॉडलिंग का काम कर सकते हैं उसमें। सो वो उसमें भी बेनिफिशियल हो सकता है थेरेपी, जब एक सुधरना चाहता है और दूसरा नहीं ठीक करना चाहता चीज़ों को, या उसको लगता है कि वो सही है, सामने वाले में ही फॉल्ट है। सो वो चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। जो भी इंडिविजुअल चेंजेस पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर हम उसके अंदर ला पाएंगे किसी भी क्लाइंट के अंदर, दोनों कपल में से किसी एक में या दोनों में इंडिविजुअली, तो पॉसिबिलिटी होती है कि रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। कपल थेरेपी में फिर हमें ये भी सिखाना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है कपल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन की स्टाइल है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं है, या एक पार्टनर एक दूसरे की सुनता ही नहीं है। एक दूसरे को कैसे सुनना है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बोलना चाहते हैं, दोनों ही अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। सो वो उनको पॉइंट आउट करना ज़रूरी होता है कि भाई यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को सुने, एक्टिव लिसनिंग करें। सो वो बहुत ज़रूरी है कपल काउंसलिंग में। सो कपल्स को लर्न करना चाहिए कि किस तरह से वो आप आपस में एक दूसरे से डील करें। तो उसमें एक और चीज़ है जो पॉइंटर की तरह आ सकती है, वो ये कि उनको समझाना है कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है इस रिश्ते में, आप एक दूसरे से compete नहीं कर सकते हो। आपको कॉमन गोल आइडेंटिफाई करना है और एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है। ये आपको आप समझा सकते हो थेरेपी के टाइम पे। फिर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी एक थेरेपी है जो हम दोनों इंडिविजुअली पार्टनर्स पे लगा सकते हैं। मेडिटेशन, एडुकेशन, ये वाली चीज़ें हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अप्रोचेस टू कपल्स थेरेपी। कपल थेरेपी में क्या अलग अप्रोचेस होती हैं? अप्रोचेस मतलब कौन कौन सी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं कपल थेरेपी के लिए। वो अकेले इंडिविजुअल सेशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइकोडायनामिक अप्रोच हो गई। साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि पार्टनर्स में है ना कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है किसी एक पार्टनर में है वो, और वो उसके जो नीड्स हैं, जो हो सकता है बचपन से ही चले आ रहे थे नीड्स, वो अब अपने पार्टनर पे वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है, अपने सामने वाले पार्टनर से उसकी डिमांड करना शुरू हो गया है, या इनडायरेक्टली उस पे अपने गुस्से निकाल रहा है जो बचपन के या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जो उसके अंदर भरे थे, वो अपने पार्टनर के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है। पार्टनर की कोई गलती नहीं है फिर भी पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर क्यों गुस्सा निकाला जा रहा है, भाई मेरी क्या गलती है ना। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इसीलिए जो दूसरा पार्टनर है जो गुस्सा कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, उसकी क्या नीड्स हैं जो वो अपने पार्टनर के ऊपर बेमतलब में निकाल रहा है। सो हर एक क्लाइंट का कोई पर्सनल हिस्ट्री तो होगी, दोनों जो पार्टनर्स आए हैं उनकी कोई पर्सनल हिस्ट्री तो होगी, एंड हो सकता है उनके अंडरलाइन मोटिवेशन भी हो। सो तब आपको इस थेरेपी में उनसे ये पूछताछ करनी पड़ेगी कि उनका पास्ट कैसा था, उनके मोटिवेशंस क्या रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हैं मोटिवेशन एंड पास्ट हिस्ट्री, ये प्रिंसिपल होता है साइको एनालिसिस का। सो जो पार्टनर्स हैं, मैरिज पार्टनर्स हैं, उनको इंडिविजुअली भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एक स्पाउस के साथ एक स्पाउस को जैसे मैंने बताया कोलैबोरेशन में हम किसी और थेरेपिस्ट के साथ मिलके कपल्स को इंडिविजुअली भी ट्रीट कर सकते हैं। सो ये देखने वाली चीज़ है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट थेरेपी जो इन्होंने बताई है वो है साइकोडायनामिक थेरेपी एंड कपल्स काउंसलिंग। जो साइकोडायनामिक थेरेपी हम कैसे लगा सकते हैं,
कपल्स में, वो बताया गया है। सो इसको हम इनसाइट ओरिएंटेड अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी को। ऑब्वियसली इनसाइट ओरिएंटेड अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट को, अनकॉन्शियस इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा मेन जो फोकस होता है इसमें, वो अनकॉन्शियस इमोशंस जो उसके अंदर हैं और जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इस थेरेपी से। सो सबसे पहली चीज़ यही है। और कपल काउंसलिंग में ये वर्क भी कर जाती है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा इमोशन चलता है जिस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। और फिर हमें हेल्प मिल जाती है फोकस करने पर कि कौन 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 सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्लाइंट ने इस तरह के बिहेवियर शो किए हैं। और हर एक इंडिविजुअल जो क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो अपनी खुद की एक यूनिक सिचुएशन में फंसा हुआ होता है। उसके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कैसे उसकी पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस उसको अफेक्ट करती हैं अभी करंट रिलेशनशिप में, ये आप जान सकते हो। सो मेन गोल जो साइकोडायनामिक थेरेपी का होता है वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। क्लाइंट को खुद के बारे में अवेयर कराना होता है कि भाई, तुम अगर इस तरह से बिहेव कर रहे हो और यू, इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, देन यू विल हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हुआ है। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि उसको ये तो पता चल गया पास्ट बिहेवियर, लेकिन पास्ट में जो भी चीज़ें हुई वो अब कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उसको हेल्प कर देते हैं कि पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को वो सेटल कर ले, एंड उसके जो भी इश्यूज पास्ट डिसफंक्शनल रिलेशनशिप की वजह से थे, जो भी अराइज होते हैं, उसको सेटल करने में अगर हम हेल्प कर दें, तो क्लाइंट का जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो बेटर होने लगता है। तो ये वाली जो टेक्निक है, वो साइको एनालिटिकल मेथड जो हमें सिगमंड फ्रॉयड ने बताया था, उसको हम यूज़ करते हैं। तो उनका कहना यही था कि जो ह्यूमन माइंड है, यानी कि जो साइकी है, ह्यूमन माइंड को हम साइकी कहते हैं, वो बहुत डिफरेंट लेवल्स की होती है, जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, है ना। 3 लेवल का हमने पढ़ा था। सो जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें बहुत सारे पास्ट के इवेंट्स दब जाते हैं। इवन इफ आपको कुछ याद नहीं है, आप सारे एक्सपीरियंसेस भूल गए, लेकिन वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर में कहीं ना कहीं दबी हुई चीज़ रिफ्लेक्ट करती ही करती है। तो फ्रॉयड जो है, उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था कि कैसे हम अपने क्लाइंट की मेमोरीज पे झांक सकते हैं और उससे उसे सरफेस पे लाके एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या चीज़ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है जिससे उसका करंट बिहेवियर बदल जाए। सो थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो इसमें साइकोडायनेमिक काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी है कि जो काउंसलर है वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको एक्सेप्टेंस शो करे काउंसलर, एंड देन एम्पैथेटिक हो, अंडरस्टैंडिंग हो और पॉजिटिव रिगार्ड शो करें। इसमें पॉजिटिव रिगार्ड का टर्म नहीं आया है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने क्लाइंट का, तो क्लाइंट आपके पास नहीं टिकेगा, आपके पास ज़्यादा देर नहीं बैठेगा। सो एक अच्छा वर्किंग अलायंस बनाना क्लाइंट के साथ बहुत ज़रूरी है, एक ट्रस्ट का माहौल बनाना क्लाइंट के साथ बहुत ज़रूरी है। सो जब रिलेशनशिप बन जाती है इनकी ना, और उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो उनकी हीलिंग को हेल्प करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सिस्टम्स अप्रोच एंड कपल्स काउंसलिंग। सो अब सिस्टम्स अप्रोच मतलब फैमिली से रिलेटेड है ना, ये फैमिली ज़रूर इसमें आती है। सो ये सिस्टम्स थ्योरी जो है ना, ये उसके ऊपर बेस्ड है। और इसका जो मेन स्ट्रेस है वो है कि पार्टनर्स आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, और इनके जो मैरिज में डिफ़िकल्टीज आई है उसका ओरिजिन क्या है। उसका जो ओरिजिन है वो ये है कि वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। उनकी उनके एक्शन पे या हम उनकी पर्सनालिटी पे वर्क नहीं करते इस सिस्टम इसमें इसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं, उनका बिहेवियर, कम्युनिकेशन पैटर्न को एनालाइज करते हैं, और कहाँ पे कपल्स आपस में भिड़ जाते हैं या किस तरह के रोल्स वो प्ले करते हैं एक दूसरे के साथ, उस पे हमारा फोकस होता है। मतलब बेसिकली इंटरेक्शन इज दी फोकस। सो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनको हम कंडीशन करते हैं कि किस तरह से वो इंटरेक्शन करें। सो इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, कहीं पे आप देखोगे कि दोनों पार्टनर में से एक स्ट्रांग होगा, दूसरा वीक होगा। या फिर आप ये देखेंगे कि एक स्केप गोट है, मतलब हमेशा बली चढ़ जाती है उसकी हर बात पे। कुछ भी काम हो, जैसे एक अनुपमा सीरियल आता है, बहुत पॉपुलर है, अगर हॉटस्टार में लोग देखते हैं उसका, उसमें अनुपमा को ही स्केप गोट बना दिया जाता है। सो ये वो वाला कैरेक्टर है। एंड देन केयर टेकर वाला, कि
तुम्ही आपने देखा होगा फैमिली मेंबर्स में भी, फैमिली में भी कोई एक जना होता है जिसका हमेशा नाम, इस ये अनुपमा वाले कैरेक्टर में भी देखा जाएगा, केयर टेकर, कि उसको बुलाओ वही अच्छे से मेरा ध्यान रख पाएगी, उसको बुलाओ वही अच्छे से ध्यान रख पाएगा। तो एक एक कोई पर्टिकुलर नाम होता है जिसको उछाल दिया जाता है और वही केयर टेकर होता है, और एक क्लाउन होता है। सो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स में हर एक इंसान बंधा हुआ होता है रिश्तों में। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है इस तरह की चीज़ें होना? सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ऊपर से जो चीज़ दिख रही है ना, वो अंदर से बिल्कुल अलग है। सामने से जो आपको दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स बड़े अच्छे से अपने आप में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो ट्रबल है आपको किसी और फैमिली मेंबर पे दिखाई देगी, लेकिन जब आप अंदर से इंस्पेक्शन करोगे पूरी चीज़ों का, तब आपको पता चलेगा कि भैया प्रॉब्लम तो कहीं और है, अनहेल्दी पैटर्न तो कहीं और एग्जिस्ट करता है, सारे मेंबर्स में वो चीज़ प्ले हो रही है, जो एक्टिव पार्ट जो है वो कोई और फैमिली मेंबर प्ले कर रहा है। सो इस तरह से धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो सिस्टम्स थ्योरी जो है, जैसे मैंने बताया, एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं, कोई एक थेरेपी नहीं है। एंड सिस्टम्स ओरिएंटेड काउंसलिंग, ये इसके भी बहुत तरह तरह के फॉर्म्स आएंगे, और इसमें शॉर्ट टर्म थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म थेरेपी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो थेरेपी है कपल काउंसलिंग की, वो है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अप्रोच मानी जाती है। ये रोजेरियन, आपने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने रोजेरियन थेरेपी के बारे में बताया था, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बताया था, यानी कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रेंथ्स के ऊपर। हम एम्फेसाइज करते हैं कि इंसान अपनी पूरी पावर को समझे, अपनी पोटेंशियल्स को समझे। सो उसको बहुत पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, एम्पैथेटिक होना होता है उसके साथ, इस तरह से। तो एम्फेसिस जो होता है इसमें भी कम्युनिकेशन पे ही होगा, एंड जो भी फीलिंग होगी वो ओपनली शेयर करे क्लाइंट आपसे, वो मेन मैटर है। तो वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, एम्पैथेटिक होंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, है ना, कन्ग्रुएंस होगी आपकी, इस तभी आप कर पाओगे। सो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी अवेलेबल हैं कपल्स के लिए। एंड कपल्स जो है ना, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को सुनते हैं, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। उनकी इमोशनल ऑनेस्टी के ऊपर वर्क करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं इमोशनल ऑनेस्टी की, मतलब जैसा वो फील करते हैं वैसा वो एक्सप्रेस करें पार्टनर को। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल अप्रोच। मैरिटल प्रॉब्लम्स जो है वो डिसफंक्शनल बिहेवियर की वजह से आती है। अगर आप देखेंगे, सो पार्टनर्स में ना एक डोमिनेटिंग पार्टनर भी होता है कभी कभी, एंड एक सबमिसिव होता है। सो उन सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या भी डिसफंक्शनल बिहेवियर कहाँ एग्जिस्ट करता है, एंड फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे। जो कपल्स हैं उनको उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न के बारे में हम अवेयर कराएंगे कि जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और फिर आप कपल्स को बता सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न है, और उसको सिस्टमेटिकली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि थेरेपिस्ट फैमिली के साथ जाके रहने लगे, एंड उसको नोटिस करे, उन बिहेवियर्स को कहीं नोट डाउन करे, एंड देन अलाउ करे उनको कि वो बोले आप आपके सामने बिल्कुल, और आप ऑब्जर्वर की तरह नोटिस करो। जब आपके पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए उनके बिहेवियर का, सर्टेन पैटर्न्स आपको पता चल जाए, तब थेरेपिस्ट क्या करेगा, उनको कोच करेगा कि ये स्ट्रेटजीज हैं, इससे आप मॉडिफाई करोगे, एंड एक पॉजिटिव म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग इंटरेक्शन को गोल बना के आगे चलेंगे। यानी कि इंटरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एक दूसरे को मोटिवेट करने वाला इंटरेक्शन होना चाहिए। बिहेवियर ओरिएंटेड थेरेपी का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि कपल्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स है ना, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। यानी कि अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आई, तो रादर देन पॉइंटिंग आउट ईच अदर कि तुमने किया तुम्हारी वजह से हुआ, साथ में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व किया जाए, उस स्किल को हम डेवलप करते हैं। हम थेरेपी सेशंस जब कंडक्ट करते हैं, और जब भी स्पाउसेस का, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था शुरू में, कि मैरिड जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, अगर सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों थेरेपिस्ट हैं, सो ये किया जा सकता है कि वो एज अ मॉडल उन कपल्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल सीखो। ऐसा इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो कुछ पेजेस भी हैं जहाँ पे ऐसा एक्ट करके थेरेपिस्ट वगैरह बताते भी हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। सो ये सेशंस में हमारा जो एक प्राइमरी क्लाइंट होता है, जैसे सपोज आपके पास दो थेरेपिस्ट है, क्योंकि एक कपल को ट्रीट करना है। सो अगर पहले थेरेपिस्ट के पास एक फर्स्ट पार्टनर
प्राइमरी क्लाइंट है तो सेकंड पार्टनर कभी कभी आएगा और वो ओकेशनल क्लाइंट होगा, वो सेकेंडरी क्लाइंट होगा। दूसरा जो थेरेपिस्ट होगा उसके उसके पास वो जो दूसरा वाला है वो प्राइमरी क्लाइंट होगा और पहला वाला ओकेशनल क्लाइंट होगा। इस तरह से दो थेरेपिस्ट इसमें रोल प्ले करेंगे एंड उनको ट्रीट करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो मैंने मैरिड कपल्स का बताया कि मैरिड जो थेरेपिस्ट हैं वो एक मॉडल की तरह उनको शो कर सकते हैं। सो जो तो को थेरेपिस्ट उनको हम क्या बोलेंगे, को थेरेपिस्ट। जो वो को थेरेपिस्ट जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं कि मैरिज में कैसे वर्क करना चाहिए। सो मैरिज काउंसलिंग ग्रुप में भी की जा सकती है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि कपल्स का करना है, बिहेवियर अप्रोच हो गई, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हो गई, सिस्टम्स अप्रोच हो गया, देन साइकोडायनामिक थेरेपी हो गई। अब एक ग्रुप थेरेपी भी होती है, जैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप में होता है वैसे कपल्स का भी ग्रुप में होता है। सो उससे भी इंडिविजुअल्स ना एक दूसरे कपल्स से भी सीख सकते हैं। हो सकता है कि कपल में कॉन्फ्लिक्ट्स तो है लेकिन एक कपल में किसी और तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे कपल में किसी और तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। पहला कपल जो है वो अपने वो वाले कॉन्फ्लिक्ट आराम से सुलझा लेता है जो दूसरा कपल जिस वजह से सेशन के लिए आया है। ऐसे ही दूसरा वाला जो कपल है वो पहले वाले से, इसीलिए हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका कोई फैमिलीज का ग्रुप है, अलग अलग कपल्स जो हैं आसपास रहते ही हैं, सब लोग ही ज़्यादातर मैरिड ही होते हैं, तो आपस में दोस्ती रखें एंड अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें आप बैठ के। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ ना विदाउट थेरेपी के ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, एपिंग हो जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें टॉक थेरेपी से ही ठीक हो जाती हैं, एक दूसरे से बात करने से ठीक हो जाती है। तो हम थेरेपिस्ट का रोल वहाँ आता है जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, जो आपस में बात करके नहीं सुलझ रही होती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 3 ऑफ MPCE 013। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।